टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं और एक वाक्य में क्या क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। आइए जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं। जिन पदों को एक साथ बोलकर वक्ता अपना विचार या भाव पूरी तरह व्यक्त करे उसे वाक्य कहते हैं। मतलब ध्यान से सुनिए, कोई भी हम पदों का समाहार जब कहते हैं तो उसका कोई विचार या भाव पूरी तरह से समझ नहीं आए तो ऐसे वो वाक्य में नहीं जाएगा। उदाहरण जैसे फुटबॉल, खेल, है, राहुल रहा, ऐसे जब बोलेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई भी विचार या भाव भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं होगा, तो ऐसे वाक्य में ये नहीं जाएगा। अगर हमें वाक्य से कुछ विचार और भाव कुछ समझा जाए, ऐसा अगर भाव व्यक्त होगा तो वो वाक्य होगा। कंप्लीट सेंस अगर कुछ बताएगा तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राहुल फुटबॉल खेल रहा है, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, ऐसे अगर हम बोलेंगे तो ये वाक्य होगा। इससे पूरा सब कुछ समझ भी आ रहा है और सब सही तरीके से भी लिखा हुआ है, ये वाक्य होगा। आइए जानते हैं पद। पद किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाते हैं। मतलब जो भी शब्द स्वतंत्र ऐसे हम बोलते हैं, सीमा, आम, खेल, फुटबॉल, राहुल रहा, ऐसा जब बोलते हैं ये सब एक एक स्वतंत्र है और शब्द है। ये सभी शब्द जब वाक्य में व्यवहृत होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राहुल फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ सभी शब्द वाक्य में जो व्यवहृत हुए हैं यहाँ पद कहलाएंगे। शब्द अगर स्वतंत्र हो तो उसे शब्द, और अगर वाक्य में व्यवहृत हो तो उसे पद कहते हैं। राहुल एक पद है, ये भी एक पद है, खेल रहा, और सभी एक पद हैं, और ये सब पद एक एक अपनी इकाई दिखाते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी देते हैं। कोई संज्ञा है, कोई कर्म है, कोई क्रिया है, तो कोई कारक है। वाक्य इस सभी को लेकर होता है। आइए जानते हैं पदबंध। वाक्य में एकाधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब वो पदबंध कहलाते हैं। पदबंध का मतलब पदों का समाहार। जब बहुत सारे पद एक साथ होते हैं और व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। इकाई का मतलब अपना एक पोजीशन दिखाते हैं, कि अपना एक आइडेंटिटी देते हैं कि वो पदबंध जो है, पदों का जो समाहार है वो क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया विशेषण है। जो भी अपना आइडेंटिटी देते हैं उसे पदबंध कहते हैं। देखिए, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आइए पहले पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध। वाक्य में जो पद संज्ञा के बारे में बताते हैं उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन, रिंकी और राजीव विद्यालय जा रहे हैं। ये सभी एक एक संज्ञा हैं, तो संज्ञा का समाहार भी है, पदों का समाहार भी है, पदबंध भी है, पूरा संज्ञा पदबंध है। ये सारे संज्ञा हैं। जब संज्ञा का समाहार हो, बहुत सारे संज्ञा हो, एक भी संज्ञा हो, वो भी संज्ञा पदबंध में अंतर्गत होगा। आपके परीक्षा में एक ही संज्ञा का भी सवाल, एक संज्ञा रहेगा, जब वाक्य में सवाल आए तो कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध बोल सकते हैं। मगर एक से ज़्यादा भी संज्ञा आए तो वो भी संज्ञा पदबंध होता है। देखो, यहाँ संज्ञाओं का समाहार है, एक से ज़्यादा हैं। कितने सारे हैं? मोहन, रिंकी और राजीव, ये सब संज्ञा हैं, संज्ञा पदबंध है। संज्ञा कितना पद मिलकर ये पदबंध हुआ है, संज्ञा पदबंध। और एक उदाहरण देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, ये भी संज्ञा है। राम, दशरथ, तो संज्ञा का समाहार है, संज्ञा पदबंध। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी संज्ञा है, घोड़ा। जिस वाक्य में जो पद संज्ञा के बारे में बता दे, तो घोड़ा, लाल घोड़ा कैसा है? लाल है। राम कौन है? दशरथ का पुत्र है।
विद्यालय कौन जा रहे हैं? मोहन, रिंकी और राजीव जा रहे हैं। ये सब संज्ञा के बारे में बता रहे हैं, तो ये सारे संज्ञा पदबंध होते हैं। याद रखिए, वाक्य में जो पद संज्ञा के बारे में बताता है उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। वाक्य में जो पद सर्वनाम के बारे में बताते हैं उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। तुम सब कल जल्दी आ जाना, वह बर्बाद हो गया। देखो यहाँ तुम, वह सब सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत है। विशेषण पदबंध, देखिए संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जिस वाक्य में संज्ञा की विशेषता बताया जाए वो विशेषण पदबंध है। विशेषण तो आपको पता ही है पहले से। देखिए उदाहरण, उसने मुझे बहुत मीठे मीठे फल खिलाए। यहाँ मीठे विशेषण है, आपको पहले से ही पता है। देखो विशेषण का कितना समाहार है, मीठे मीठे 2 बार है, फिर बहुत मीठे लिखा हुआ है। मतलब फल जो है संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ विशेषण को ज़्यादातर विस्तार करके दिया गया है, बहुत मीठे मीठे फल। ऐसे बातचीत में भी हम लोग व्यवहार करते हैं, ऐसे बात भी किया करते हैं, तो ये विशेषण पदबंध है। बहुत मीठे मीठे फल, शिशु का चांद सा प्यारा मुखड़ा सबको मोह लेता है। देखो सब चांद सा प्यारा मुखड़ा, कितना विस्तार में यहाँ विशेषण को बताया गया है, तो ये विशेषण पदबंध है। ये है मछली 1 किलो भर है, कितना विस्तार से बताया गया है विशेषण को, 1 किलो भर है, मछली की विशेषता भर है, तो ये पद विशेषण पदबंध है। समझ आया? वाक्य में जो पद क्रिया का काम करता है उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। बूढ़ा ठीक से चल फिर सकता है। देखिए यहाँ क्रिया को कितना विस्तार में लिखा गया है। ये भी वही क्रिया के अंतर्गत होगा, चल फिर सकता, सभी एक ही क्रिया के अंतर्गत ही होगा, तो ये क्रिया पदबंध है। क्रिया को कितने विस्तार से लिखा गया है। चाय में ज़्यादा चीनी डाल दो, ज़्यादा चीनी डाल दो, डाल दो क्रिया है ना, क्या डाल दो? ज़्यादा चीनी डाल दो। यहाँ बूढ़ा ठीक से चल फिर सकता है, सब विस्तार से बताया गया है, ये क्रिया का पदबंध है, क्रिया का समाहार है, ये क्रिया पदबंध है। अब पढ़ते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण तो आपको पता होगा, क्रिया की विशेषता जो बताता है, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण का जो पद है वो क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत है। उदाहरण देखिए, उदाहरण मैं हमेशा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। उदाहरण देखिए, मेरा वीडियो देखिए, नोट देखिए, आपको किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा खुले मैदान में खेल रहा है। बच्चा खेल रहा है क्रिया है, कहाँ खेल रहा है ना, खुले मैदान में, खुले मैदान में खेल रहा है। कितना विस्तार से बता गया है क्रिया को, ये क्रिया विशेषण है। मुझे नौकरी के लिए दुर्गम स्थान पर जाना पड़ा, जाना पड़ा क्रिया है ना, कहाँ जाना पड़ा? दुर्गम स्थान पर जाना पड़ा, ये क्रिया विशेषण में अंतर्गत है। तो मैं फिर से कहती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जो भी शब्द स्वतंत्र रहते हैं वो शब्द कहलाते हैं, और जो वाक्य में व्यवहृत हो जाते हैं वो पद कहलाते हैं। फिर पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य किसे कहते हैं वो भी तो आपको समझ में आया है। अब पढ़ेंगे उपवाक्य। जब 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे वाक्य एक साथ मिलकर एक वाक्य बनाते हैं तब प्रत्येक वाक्य को उपवाक्य कहते हैं। देखिए उदाहरण, जो मेहनत करता है उसे उसका फल मिलता है। देखिए 2 छोटे छोटे वाक्य हैं, जो मेहनत करता है ये एक छोटा वाक्य है, उसे उसका फल मिलता है ये भी एक छोटा वाक्य है, ये दोनों मिलकर एक पूरा वाक्य होते हैं, तो ये भी एक उपवाक्य है और ये भी एक उपवाक्य है। जो मेहनत करता है वो उपवाक्य है, उसे उसका फल मिलता है वो भी उपवाक्य है। उपवाक्य में 2 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य के अंतर्गत नहीं, 2 प्रकार के नहीं, सॉरी, उपवाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य
दोनों अंतर्गत आते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं और आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं, और वाक्य में उपवाक्य में जब वो आए तो कैसे पहचानोगे। आश्रित उपवाक्य में हमेशा वो आरंभ होने से पहले क्योंकि, की, जो, जिसे ऐसा जुड़ा रहता है। जैसे कि उसने कहा कि, देखिए ये की, उसके बाद जो उपवाक्य है यहाँ आरंभ हुआ, कि उसके बाद जुड़कर जो भी आरंभ होता है ये आश्रित वाक्य यहीं से शुरू आश्रित वाक्य होता है, और जो बाकी रहा वो प्रधान वाक्य। उसने कहा प्रधान वाक्य है, कि यहीं से आरंभ जो हुआ ये आश्रित उपवाक्य है। वैसे ही जो मेहनत करता है उसे उसका फल मिलता है। मैंने कहा था कि आश्रित वाक्य के आरंभ में जो, क्योंकि, की, जैसे, जिससे सभी होता है, तो यहाँ जो है यही से शुरू आश्रित वाक्य। जो मेहनत करता है उसे उसका फल मिलता है, ये है प्रधान उपवाक्य, ये है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, समझ में आया। उपवाक्य में दोनों को लेकर उपवाक्य होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कहाँ कैसे पता करेंगे एक वाक्य में, जहाँ के जिसके आरंभ में क्योंकि, की, जो, जिसे होता है। जैसे कि ये उदाहरण मैंने दिया, बार बार आप इसको 2-3 बार देखेंगे वीडियो को, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। आपको आसानी होगी बुक के एक्सरसाइज करने में, और परीक्षा में भी आपको आसान हो जाएंगे। आइए जानते हैं वाक्य के अवयव। एक वाक्य भी कैसे दो हिस्से होते हैं। एक वाक्य के दो हिस्से होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य के जो अवयव होते हैं वो दो भागों में बंटे रहते हैं, उद्देश्य और विधेय। देखिए, पिताजी बच्चों के लिए केले लाए हैं। यहाँ पिताजी उद्देश्य है, बाकी ये विधेय है। बच्चे के लिए केले लाए हैं। उद्देश्य और विधेय की परिभाषा है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही, किसके बारे में बात की जा रही है, पिताजी के बारे में, तो पिताजी यहाँ पे उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है ना, पिताजी बच्चों के लिए केले लाए हैं, ये विधेय है, तो उसे विधेय कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे कि मोहन पाठ पढ़ाता है। देखिए, सरल वाक्य कैसे पहचानेंगे, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय और कुछ नहीं है, ये सरल वाक्य के अंतर्गत है। ऐसी भी जितने भी वाक्य आएंगे परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो अब बता देना कि सरल वाक्य है। ठीक है, फिर बताती हूँ मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होता है। आपको तो पहले बताई हूँ कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य क्या है, समझ में आया है आपको। फिर भी उदाहरण वाक्य क्या है, समझ में आया है आपको। फिर भी उदाहरण देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, मैं चाहता हूँ कि गर्मियाँ में तुम हमारे घर पर रहो। मैं चाहता हूँ कि यहीं से आश्रित उपवाक्य शुरू होता है, आरंभ होता है, और जो रहा वो प्रधान उपवाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है, और एक से अधिक भी कभी कभी होते हैं। तो ऐसे ही पहचान लेंगे, जहाँ की आश्रित उपवाक्य आश्रित नहीं, मिश्र वाक्य में को, की, जो, जिसे, ताकि, क्योंकि, अगर, चूंकि, यदि, ये सारे हों, ये मिश्र वाक्य की पहचान है। मिश्र वाक्य की पहचान ऐसे ही आप लोग देखेंगे, 2 उपवाक्य इसी से जुड़े होते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जिस वाक्य में आप देखेंगे कि प्रधान उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत होगा। वो की, जो, जिसे, ताकि, क्योंकि, अगर, चूंकि, यदि इसी से जुड़े होंगे 2 उपवाक्य।
फिर पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य के बीच किंतु, परंतु, इसलिए, एवं और तो, फिर भी अथवा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपको पता है जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य तो आपको पता है, सरल वाक्य में किसके जरिए जुड़े होंगे ना, किंतु, परंतु, इसलिए, एवं और तो, फिर भी अथवा इससे जुड़े होंगे। उदाहरण देखिए, शिशु ने दूध पिया और सो गया। किसान कड़ी मेहनत करता है फिर भी वो गरीब रहता है। यहाँ और फिर भी लगा हुआ है, दो सरल वाक्य इसी से जुड़े हैं। और फिर भी मैंने यहाँ भी आपको समझाया है, जहाँ देखेंगे कि ये सारे जुड़े रहेंगे दो सरल वाक्य को, वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत है। आइए जानते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ मतलब एक वाक्य से जो भी अर्थ निकलता हो, जो भी भाव निकलता हो, वो अर्थ की दृष्टि से कहा जाता है। वो 8 प्रकार के विधानात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयबोधक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। विधानात्मक वाक्य, जिस वाक्य से क्रिया का होने का भाव प्रकट हो उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में कुछ काम हुआ हो, कुछ क्रिया हो, वो पता चले तो वो विधानात्मक वाक्य है। बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, यहाँ हिंदी पढ़ने का काम हुआ है तो ये विधानात्मक वाक्य है। समझ में आया? फिर देखिए निषेधवाचक, जिस वाक्य में क्रिया के ना होने का बोध हो, क्रिया हुआ नहीं है, काम हुआ नहीं है, उसका बोध हो तो वो निषेधवाचक है। राजू ने खाना नहीं खाया, राजू ने खाना नहीं खाया या नहीं है, निषेधवाचक में हमेशा नहीं होता है। फिर देखिए आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध, परामर्श या उपदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, तुम सुबह जल्दी उठा करो, यहाँ उपदेश भी दी गई, अच्छी बात बताई गई, आदेश का भी बोध होता है और उपदेश परामर्श का भी बोध होता है। ऐसे वाक्य जहाँ देखेंगे वो आज्ञावाचक के अंतर्गत है। प्रश्नवाचक आप तो जानते ही हैं, आसान है, ये सभी को पता होगा। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, जो भी सवाल किया जाता है ऐसे वाक्य है उसे प्रश्नवाचक। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, कामना, सुझाव, आशीष आदि का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, भगवान तुम्हारा मंगल करे। हम जब किसी के लिए कुछ इच्छा करते हैं, कुछ कामना करते हैं तो वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत है। तुम्हारी उन्नति हो, समझ आता रहेगा उदाहरण देख के, ठीक है। फिर विस्मयबोधक वाक्य, विस्मय, हर्ष, सुख दुख आदि का भाव व्यक्त हो, जैसे शाबाश तुमने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, किसी में दुखी हो जाते हैं, यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह भी हो, वो विस्मयबोधक में अंतर्गत है वो वाक्य। फिर पढ़ते हैं संदेहवाचक, संदेह या संभावना का बोध हो, जिस वाक्य से शायद आज बारिश होगी, शायद होगी बारिश, हम लोग संदेह करते हैं या संभावना करते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य जितने भी आएंगे वो संदेहवाचक में। संकेतवाचक वाक्य, शर्त पूरी होने की बात कही गई हो, जैसे कंडीशन हो वाक्य में, तुम पढ़ोगे तो पास होगे, अगर पढ़ोगे तो पास होगे, वर्षा होती तो अन्न उपजता, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छा होता, अन्न होता। तो यहाँ पे शर्त पूरी होने की बात कही गई है। तो ये था संकेतवाचक वाक्य और आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप बार बार वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। एक बार में थोड़ा कुछ डाउट तो रहेगा ही जैसे ही, लेकिन आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से आप
समझ जाएंगे, आपकी रिवीजन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आशा करती हूँ आप अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे मेरा क्वेश्चन कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छे से ऐसे समझते रहे, पढ़ते रहे। मैं आपको एक एक सब की उदाहरण दे देकर आपको समझाती हूँ, बताती हूँ। ये मेरी अपनी नोट है, मैं अपने उसको आपके लिए बहुत सारे उदाहरण दे दे के ही समझाती हूँ, जैसे आप अच्छे से समझ पाएँ।